नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। जो पिछला वीडियो था बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर हमने बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर को देख लिया था। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का उस वीडियो के ऊपर आया है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे और एक प्ले लिस्ट भी बना देंगे। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, आज हम जिनकी बात करेंगे वो हमारे रहेंगे 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर। ठीक है ना। 14वें की अगर हम बात करें तो 14वां चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एनाटोमोलॉजी। ठीक है ना, यानी कि जिसको हम कीड़ा विज्ञान कहते हैं। और ये दो जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए शांति से मेरे साथ बने रहें। अगर मैं बात करूं 14वें चैप्टर की तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलते हैं और क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो जिस हिसाब से जो जरूरी है उनको हम इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। हम धीरे धीरे करके सारी चीजें देखते हैं। पहले ही हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, द जेनेटिक मटेरियल इन दी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स आप जानते हैं, ये इसका जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? आरएनए होता है, डीएनए होता है, एटीपी होता है, एडीपी होता है। तो क्रोमोसोम में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं आरएनए की बात करता हूं तो आरएनए एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में ये काम जेनेटिक मटेरियल तरीके नहीं करके ना करके अलग सब्सटेंस की तरह काम करता है। जबकि अलग और हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो भाई ये जो है जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है। एटीपी की बात करें तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, ये एनर्जी की क्या है, मुद्रा है, एनर्जी करेंसी है। एडीपी ये भी एक तरीके का एनर्जी का ही एक दिखाने का तरीका है। इसलिए हम यहाँ पे आंसर लगा रहे होंगे डीएनए। क्या आंसर लगा रहे होंगे? डीएनए। आगे बात करते हैं, मेंडल चूज द प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो पी प्लांट बोले तो मटर का पौधा। देखो इसमें हिंदी में दिया हुआ है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने जो है मटर के पौधे को चुना। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये क्वेश्चन हमारी इस एग्जाम साथी की बुक से देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये बुक मैं अपने साथ रख लेता हूँ, है ना। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर फंसते हैं हम लोग तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच लॉ ऑफ मेंडल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जाइमेट्स। यानी कि उन्होंने बोला है कि मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता के नियम नियम कहा जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, फटाफट दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। विच लॉ ऑफ मेंडल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जाइमेट्स। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रेगेशंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभावी का नियम। दूसरा है हम लोगों के पास वो है लॉ ये स्वतंत्र अभ्यूह का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र अभ्यूह का नियम। अगला है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे बोलते हैं। फिर अगला है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो फटाफट इनके आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ देखने को मिल सकता है। देखिए थर्ड वाला था ना, आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं। यहाँ पे थर्ड वाली का ऑप्शन आएगा सी। कौन सा आएगा? सी। और जिसका आंसर आप लोगों के लिए रहेगा पृथक्करण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रेशंस जो होते हैं। लॉ विच लॉ ऑफ मेंडल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जाइमेट्स। मतलब जाइमेट्स में प्योर प्योरिटी आती है, वो होती है पृथक्करण के नियम के थ्रू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बताते हैं द बेनिफिशियल एक्सप्रेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज। मतलब संकरण का लाभकारी प्रभाव क्या है? मतलब जब हम हाइब्रिड करते हैं बीजों को, किसी भी चीज को, तो उसका जो है फायदा क्या है, उसका फायदा क्या हो रहा है, उसका सबसे अच्छा, है ना, बेनिफिशियल एक्सपीरियंस क्या होने वाला है वो बताइए।
तो म्यूटेशन, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। म्यूटेशन क्या होता है, पहले म्यूटेशन देख लो, टिश्यू कल्चर देख लो, है ना, जीनोटाइप्स देख लो, और हाइब्रिड जो होते हैं ना, हाइब्रिड बिगोर जो होते हैं वो देख लो। जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट के अंदर, इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट के अंदर कि संकरण का लाभकारी प्रभाव क्या है। तो उत्परिवर्तन संकरण का लाभकारी प्रभाव है क्या, है ना, ऊतक संवर्धन संकरण का प्रभाव होता है क्या, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला उसमें ऑप्शन है जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स होते हैं क्या, या फिर संकर ओज होता है। तो इसका आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखो मेरी बात सुनिए, मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं कि म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन क्या है, ये नेचर में अपने आप होने वाला चेंज है। जैसे बंदर से हम लोग इंसान बने हैं, ये म्यूटेशन का ये काम है। टिश्यू कल्चर क्या है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें टिश्यूओं से पूरे का पूरा जीव का शरीर बना दिया जाता है, ठीक है ना। जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं उनके टाइप को जीनोटाइप्स और फेनोटाइप दो चीजें होती हैं, उनको देखा जाता है। तो इनका, इन तीनों का देखेंगे आप तो इनका हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है ना। तो हाइब्रिड जो विगोर्स होते हैं, यानी कि संकर ओज जो होते हैं, वो संकरण का एक लाभकारी लाभ हमको देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल कंबाइनिंग मेल एंड फीमेल जाइमेट्स इज कॉल्ड, कि नर और मादा एगमकों के लैंगिक रूप से मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, है ना, स्कैटरिंग कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, या रिप्रोडक्शन कहते हैं। मुझे ये बताइए किस किस को इसमें आंसर, देखो नर और मादा के एक रूप से मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो संकरण कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, या विसरण कहते हैं, या प्रजनन कहते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको इसका आंसर बी और सी लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हमको इसका आंसर बी और सी लग रहा है। भाई साहब बी और सी नहीं हो सकते, क्योंकि ये फिजिकल प्रक्रिया है, प्रोसेस है। प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है जिसकी वजह से हमको ये आसमान नीला कलर का दिखाई देता है। डिफ्यूजन क्या होता है, जिसकी वजह से किसी परफ्यूम वगैरह की खुशबू हमारे तक आ जाती है दूर से ही, अगरबत्ती का धुआं हमारे पास आता है, या जो भी चीजें होती हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू आती हैं। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक बचता है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा बचता है रिप्रोडक्शन, है ना, यानी कि संकरण और प्रजनन। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल कंबाइनिंग मेल एंड फीमेल जाइगोट्स इज कॉल्ड, यानी कि नर और मादा एगमकों, नर और मादा युग्मकों के लैंगिक रूप से मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लैंगिक रूप से मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। क्या प्रजनन कहते हैं या संकरण कहते हैं, इसका आंसर जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है इस समय। देखो युग्मकों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, युग्मकों की, तो उसमें आप बात करेंगे संकरण की, ठीक है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, फॉर हाउ मैनी, है ना, जनरेशंस डिड मेंडल स्टडी इज एक्सपेरिमेंट, कि एंडल ने कितने, मेंडल साहब जो थे, मेंडल ने अपनी प्रयोगों का अध्ययन कितनी पीढ़ियों तक किया है। तो ये आंसर आप लोगों को कई बार लिखने में भी आता है। तो ये इन्होंने F3 जनरेशन तक इसका स्टडी किया, कितने थ्री तक किया, मेंडल ने अपने यहाँ पे F2 से लेके F3 पीढ़ी तक क्या किया है, अध्ययन किया है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो उसमें दिया है, Why did Mendel choose pea plant? ऐसा क्यों हुआ कि मेंडल ने पी प्लांट चूज किया। इट इज 1 ईयर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना, तो इट इज 1 ईयर ओल्ड, इट इज द पेरिनियल, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है, इट इज अ क्योटिक प्लांट। नो, इसका आंसर आएगा ये वाला फर्स्ट। देखो हिंदी में भी देख लो, या 1 साल पुराना होता है, 12 मासी होता है, एक माइक्रोस्कोपिक पौधा होता है, जलीय पौधा है ना। इसका आंसर ये आएगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है ए वाला, ये देखेंगे आप ए, क्योंकि ये 1 ईयर ओल्ड होता है। 1 ईयर ओल्ड का मतलब होता है एक सीजन में अपने जीवन को कंप्लीट कर लेता है, इसलिए मेंडल साहब ने इसको सिलेक्ट किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्राडिक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन द पी प्लांट्स, प्लांट मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षण आपसी में पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों को पता है 7 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 7। तो 7 ऐसे लक्षण होते हैं पी प्लांट्स में, तो एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में होते हैं। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधी,
है ना, विरोधी लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए तो इन्होंने क्या किया था, प्लांट के पी को सिलेक्ट किया था, जिससे वो एक एक लक्षणों को आसानी तरीके से समझ पाए, पढ़ पाए। मेंडल डिड नॉट फॉर्मुलेट द फॉलोइंग लॉ, इनमें से कौन सा मेंडल का लॉ नहीं है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम ना, लॉ ऑफ सिग्रेशंस यानी कि लॉ पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये भी है, लॉ ऑफ पॉलिनेशन, तो लॉ ऑफ पॉलिनेशन मेंडल्स आपने नहीं दिया है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटी, कि नई किस्में पैदा करने का उद्देश्य क्या है, तो नई किस्में या फिर जो नई वेराइटीज हमको बनाने का क्या उद्देश्य हमारा है, तो प्लांट ब्रीडिंग पहला यानी कि पादप प्रजनन, दूसरा है जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी, तीसरा है प्लांट फोसियोलॉजी यानी पादप शारीरिक विज्ञान, इसके अलावा स्टडी ऑफ क्लेन्स यानी कि कुलों का अध्ययन। तो ये थोड़ा सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि क्यों, क्या है कि हमारा इसका क्या उद्देश्य है कि हम न्यू वेराइटीज पैदा कर रहे हैं। तो इसमें देखो जेनेटिक्स तो में तो पूरी चीजें आ जाएंगी, है ना, प्लांट शारीरिक विज्ञान से नई वेराइटी से कोई लेना देना नहीं है, कुलों का अध्ययन ये हल्का सा इसमें जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला मिलेगा, यानी कि पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स ट्रेड इज, भैया अनुवांशिक लक्षणों की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स यानी कि अनुवांशिक लक्षणों की इकाई क्या होती है, तो जीन। इसमें तो आंखें मूछ के आंसर लगाइए और आगे बढ़िए, फालतू में कोई टेंशन इसमें पालनी नहीं है आप लोगों को। जीन अनुवांशिक इकाई होती है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड, भारतीय कृषि अनुसंधान कहां पर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहां पर है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में, नई दिल्ली में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जितने हम लोगों को देखने को मिले हैं, है ना, उन सबको याद रखना है एक साथ लिख के, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखिए हाइब्रिड प्लांट्स आर बेटर एंड मोर बेनिफिशियल देन देयर पेरेंट्स बिकॉज, हाइब्रिड जो पौधे होते हैं वो अपने माता पिता से बेहतर और ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्यों, हाइब्रिड प्लांट्स आर बेटर एंड मोर बेनिफिशियल देन देयर पेरेंट्स बिकॉज, है ना, क्यों ऐसा है, तो उसका कारण है समरूप लक्षणों के कारण, है ना, दूसरा कारण है, पहला कारण है कि होमोजिगस ट्रेट्स, इसके अलावा कमजोर माता पिता के कारण, ड्यू टू वीक पेरेंट्स नहीं, इसके अलावा विषयुग्मी और संकरण शक्ति के कारण, ड्यू टू हेट्रोजोस्टिक एंड हाइब्रिडाइजेशन बिगोर, है ना, इसके अलावा ड्यू टू ऑल अबव सिम्टम्स, उपयुक्त सभी लक्षणों के कारण। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ड्यू टू हेट्रोजेसिटी एंड हाइब्रिडाइजेशन बिगोर, इसके वजह से क्या होते हैं, जो हाइब्रिड संतानें पैदा होती हैं, ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, वो अपने माता पिता से ज्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं। बताइए जरा, द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस इज कॉल्ड, है ना, कि जो पेरेंट्स और माता पिता के और बच्चों के बीच में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, भिन्नता कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत दमदार क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए इसका कारण। इसका आंसर आप देखेंगे तो ये दिखाई देगा आपको, म्यूटेशन, क्या दिखाई देगा, म्यूटेशन। जैसे आप देख रहे हैं आज के समय में जो नई जनरेशन है, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोगों के बाद आप लोगों का जन्म हुआ है, तो आप लोग ज्यादा शार्प हैं, और आप लोगों से भी ज्यादा शार्प हैं आपके छोटे बहन भाई, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो जितनी जनरेशन आती जा रही है वो शार्प माइंडेड, बहुत सारी तरीके से काम करने वाली और अच्छी तरीके से आती हैं, हम देखते हैं, मतलब आप पढ़ाई से मतलब नहीं है, शार्प मतलब होता है उनकी सोचने की क्षमता, बहुत सारी चीजें। हमारे पेरेंट्स से हम लोग शार्प हैं, है ना, जैसे आपने देखा हमारी दादाजी में और हमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उनकी सोच में और हम में। तो ये जो होता है ये नेचुरली है, ऐसा तो नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन या कुछ भी हुआ, ये सब नेचुरल होता है, ये म्यूटेशन के थ्रू होता है। जैसे बंदरों से धीरे 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 इंसान यहाँ बन गया और अब इंसान धीरे 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 डेवलप होता जा रहा है। जैसे मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में कि जो ये नंगूटा हमारा है, ये कुछ दिनों के बाद आने वाली जनरेशन लगभग लगभग 100 साल के बाद, 5-6 जनरेशन के बाद आपको दिखेगा ये नंगूटा थोड़ा बड़ा होने लगा, क्योंकि इसका हम बहुत यूज करते हैं मोबाइल पे, है ना, तो ये बड़ा होने लगेगा। जैसे जिन चीजों का, जैसे हमने ये दांत है, ये आज हमारे छोटे हो गए क्योंकि इनका यूज हमने करना बंद कर दिया, तो ये सब क्या होते हैं, म्यूटेशंस होता है, क्या होता है, म्यूटेशन के थ्रू होता है, उत्परिवर्तन से बोलते हैं हिंदी में।
आप लोग याद रखना, अगर हिंदी में लिखा आ गया उत्परिवर्तन तो उत्परिवर्तन भी याद रखना है। अब देखिए जब फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप लोग इस क्वेश्चन को तो रट के जाइए क्योंकि ये आ सकता है पेपर में, मेंडल साहब है ना, ग्रिग जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, याद रखना ग्रिग जॉन मेंडल। कभी कभार पूरा नाम दे देते हैं, बच्चे घबरा के मर जाते हैं वहीं पे। द रेशियो ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रेशंस, यानी कि पृथक्करण के नियम का अनुपात क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका अनुपात आप देखोगे 3:1 है। कितना है? 3:1 है। इनको रट के रखना है 3:1। ठीक है, कितना है? 3:1 है। तो ये आप लोग अगर देखेंगे ध्यान से तो ये आप लोगों के क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव यानी टिक द करेक्ट हो गए। ये टिक द करेक्ट आपने याद कर लिए तो बाकी के सारे जो है वो आपको याद हो जाएंगे। देखिए अभी सब कुछ एक साथ आपको दिखाई देता है। जैसे अभी यहाँ इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग ना, हिंदी में मैं बोलते जाऊंगा, हिंदी में समझ लेना, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं, उनके कमेंट्स आने लगते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, इसलिए पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं। सेम होता है, उससे कोई फर्क नहीं है, मैं बोल के सुनाऊंगा। जिन्हें जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, किन्हें जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो मेंडल साहब को कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देख लो, इसके आंसर हम यही देख लेंगे, ऊपर देखो, ग्रिग जॉन मेंडल। कैसे कहा जाता है? ग्रिग जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना क्या कहलाता है? तो हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी का मतलब है इंग्लिश हिंदी में इसको बोलेंगे अनुवंशिकी। क्या कहलाता है? अनुवंशिकी कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य संतान पैदा करना है। कैसी? बेरिशनल संतान पैदा करना होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भिन्नता, भिन्न संतानों का पैदा करना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे फोर्थ वाला, तो पौधे का प्रजनन, पौधे का प्रजनन पौधे के विकास की ओर ले जाता है। पौधे का प्रजनन पौधे के विकास की ओर ले जाता है। परमानेंट मतलब अगर आप देखोगे प्लांट ब्रीडिंग, फ्लिंदाबलिंग्स प्लांट डेवलपमेंट, तो ये करता है परमानेंट डेवलपमेंट। कैसा करता है? परमानेंट डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा यह लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है। कौन सा लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देता है? इनफेक्टिव। कौन सा नहीं दिखाता? इनएक्टिव। जैसे आप देखोगे इनएक्टिव का मतलब होता है अप्रभावी, अप्रभावी। मेरी बात सुनना, अप्रभावी का मतलब क्या है? जैसे कोई पौधा है लंबा, एक पौधा है लंबा, एक पौधा है बौना, तो जो पहली लंबे और बौने पौधे का जो पहला क्रॉस होगा, जैसे टी का पहला क्रॉस होगा टी से, यहाँ पे हम जिनको बौना मान रहे हैं इनको वो मान रहे हैं, तो जब इनके ट्रीट्स आएंगे तो ये बनेगा टी और टी ऐसा। लेकिन इस पौधे में सिर्फ लंबे गुण दिखाई देंगे, बौने गुण दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बौने गुण यहाँ पे क्या है? अप्रभावी है। इसलिए बोला गया है कि F1 पीढ़ी, जिसे बोलेंगे F1 पीढ़ी, इसे क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में अप्रभावी इनएक्टिव जो गुण होते हैं वो दिखाई नहीं देते। प्राकृतिक चयन एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है, और इसको हम बोलते हैं प्रेसिस्टेंट, है ना, यानी कि हिंदी में इसका नाम आप अलग से याद रखेंगे, इसको बोलते हैं लगातार, है ना, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा देखिए जरा अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग प्रजातियों के पौधों के बीच किए गए हाइब्रिडाइजेशन को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब दो अलग अलग हैं, उनके बीच में करेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? देखो, दो अलग अलग प्रजातियों के पौधे के बीच करा गया हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलते हैं इनब्रीड। क्या बोलते हैं? इनब्रीड्स बोलते हैं। मतलब टू डिफरेंट प्लांट्स, है ना, क्रॉस इन हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो इन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। एक कोशिका में दो से ज्यादा क्रोमोसोम सेट की उपस्थिति को कहा जाता है पॉलीप्लॉइड्स। क्या कहते हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखना, पॉलीप्लॉइड्स, पॉलीप्लॉइड्स। इसका पौधे की ब्रीडिंग प्रक्रिया में विशेष महत्व होता है। तो टिश्यू कल्चर का, किसका होता है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को याद रखना भैया। इसके बाद जेनेटिक मैकेनिक्स किसमें पैदा करने में होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग किस प्रकार की जो होती है, तो रोग प्रतिरोधी क्षमता पैदा करने वाली जो होती है उनमें इसका यूज करा जाता है। यह जैविक विकास के लिए आवश्यक है प्लांट ब्रीडिंग। क्या है? प्लांट ब्रीडिंग। अब देखो एक बार इंग्लिश में दिखा देता हूं मैं, आप लोग बोलोगे कि सर हमको पता नहीं। देखो, he is called the father of genetics, ग्रिग जॉन मेंडल साहब। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड, तो हेरिडिटी या फिर जेनेटिक्स इसके नाम से जाना जाता है। द मेन पर्पस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। कैसे ऑफस्प्रिंग्स? तो वेरिएशंस, उनमें वेरिएशन आना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, है ना। ठीक है, इसके अलावा
प्लांट रिप्रोडक्शन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो किसके डेवलपमेंट की बात होती है? तो ये होती है परमानेंट डेवलपमेंट की, है ना, ऐसा नहीं, परमानेंट डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। द ट्रेड्स इज नॉट वैल्यूएबल इन द एफ जनरेशन। तो नॉट इनएक्टिव, कैसे इनएक्टिव जो प्लांट्स होते हैं, वो ट्रेड्स होते हैं, वो नहीं दिखाई देते। नेचुरल सिलेक्शन इज अ नेवर स्टॉपिंग प्रोसेस, है ना, कैसी है ये? तो ये प्रेसिस्टेंस है। प्रेसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार, है ना, लगातार चलने वाली। हाइब्रिडाइजेशन डन बिटवीन प्लांट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाता है? इन हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। देखो इन में लिखा है इन ब्रीड हाइब्रिडाइजेशन जिसे बोलते हैं, है ना, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। क्या होते हैं ये? पॉलीप्लॉइड्स होते हैं। इसका इट इज हैज स्पेशल इंपोर्टेंस इन प्लांट्स ब्रीडिंग प्रोसेस, उसे बोलेंगे टिश्यू कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर। जेनेटिक मैकेनिक्स या फिर इंजीनियरिंग इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ वैरायटी। तो डिजीज रेजिस्ट वैरायटी पैदा करने के लिए होती है, ठीक है ना, डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी पैदा करने के लिए होती है। इसके अलावा इसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। इज नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए जरूरी है, तो प्लांट ब्रीडिंग जरूरी है, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश वाले दोनों को होंगे, मुझे पता है। इस बात में आप कमेंट जल्दी से कर दीजिए, कुछ आप लोगों को समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा कमेंट कर दीजिए। अब देखिए जरा, ट्रू फॉल्स की अगर हम बात करें, ट्रू फॉल्स सेम टू सेम है जो हमने यहाँ पढ़े, वही के वही है। देखो अब हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए, वैसे इसके इंपोर्टेंट है नहीं ट्रू फॉल्स, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। रिकॉम्बिनेशन तकनीक को जीन मैकेनिक्स कहा जाता है। रिकॉम्बिनेशन तकनीक को जीन मैकेनिक्स कहा जाता है, बिल्कुल ट्रू है, सही बात है। जीन संरचना में अचानक बदलाव को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अचानक बदलाव को हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं कहते हैं, इसको मोटेशन कहते हैं, तो ये फॉल्स में जाएगा, है ना। इसके अलावा पॉलीप्लॉइड कॉलचीसिन से पैदा होता है, कॉलचीसिन से पैदा होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। हाइब्रिड पौधों में अपने माता पिता के बेहतर गुण होते हैं, सही बात है ना। पेडिग्री हाइब्रिडाइजेशन का तरीका क्या है? पेडिग्री हाइब्रिडाइजेशन का तरीका होता है ना, पेडिग्री हाइब्रिडाइजेशन का तरीका होता है, बिल्कुल जाइए। पेडिग्री इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा इंग्लिश में आ जाएगा, इसको ट्रू बोल देना आप लोग। इतना डरने वाली बात नहीं है, आराम से इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब होता नहीं है। माइक्रो प्रोपोगेशन प्रक्रिया में पौधे का वनस्पतिक प्रजनन धीमी गति से होता है। इस बात को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये फॉइल है। कैसा है? फॉल्स है। अपने जीन से ज्यादा जीन सम्मिलित करने को ट्रांसजेनिक जीन कहा जाता है। अपने जीन से ज्यादा जीन पैदा करने वाली जीन को ट्रांसजेनिक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला ट्रू है। बेटा ट्रू फॉल्स शांति से बने रहो, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इस चैप्टर से एक 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये तय है, और 4 नंबर के मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, तो शांति से बने रहो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको क्यों पढ़ा रहा होता, समझ गए? तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद देखिए, सर ग्रिग जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, कि सर ग्रिग जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, सही, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विकास, जैविक विकास के लिए म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे जैविक विकास मतलब जो है ना बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, तो अपने आप नेचुरल प्रोसेस बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों से यहाँ पे बोलता हूँ कि ये बिल्कुल बात सही है कि ये जरूरी है। उसके बाद देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना, ये बात भी सही है ना। कृषि उत्पादन कम करने के तरीके प्लांट ब्रीडिंग में आते हैं, ये गलत है, फॉल्स है। नहीं, कम करने के नहीं है, बढ़ाने के तरीके आते हैं इसमें। मटर प्राकृतिक रूप से क्रॉस पॉलिनेट्स होते हैं, ये बात भी अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को गलत साबित हो रही है, तो गलत है, ये फॉल्स है। पृथक्करण के नियम को मेंडल का दूसरा नियम कहा जाता है। पृथक्करण के नियम को मेंडल का दूसरा नियम कहा जाता है, तीसरा दूसरा ही कहा जाता है, सही बात है, ठीक है। विलियम बेटसन को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, तो विलियम बेटसन को जनक नहीं कहा जाता है ना, मेंडल सबको कहा जाता है, क्योंकि मेंडल पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मैचिंग देखने को मिलेगी, सेम है। हेरिडिटी लॉ कौन सा है, ये देखो, दो जीनों का क्रॉस करना होता है, वंशानुक्रम होता है, तो ये आप लोग आराम से यहाँ पे देखिए, इसके आंसर दिख रहे हैं आपको सामने। इसके बाद इसके आंसर आपको सामने दिख रहे हैं, इसलिए आप इनको लगा के देखेंगे। ये इंपोर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपोर्टेंट नहीं है वो नहीं करवा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। बस आप लोग देख लेना, लेकिन इनको छोड़ के नहीं जाना है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो वन वर्ड में हमको 2-3 क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, जैसे कि ये देखो आप,
हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि बॉटनी के फादर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो बॉटनी के फादर होते हैं वो हैं थियोफेस्टस होगा मेरे हिसाब से। थियोफेस्टस कहाँ चले गए बॉटनी के फादर? ये देखो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है ना, क्योंकि जेनेटिक जेनेटिक पूछा जा रहा है आप लोगों से, लेकिन बॉटनी पूछ लिया ना तो दिक्कत में आ जाओगे आप लोग। ये दो क्वेश्चन आपको देगा देता, थियोफेस्टस ही भैया क्या है, थियोफेस्टस है। आप तो आराम से इनके क्वेश्चन सारे सारे देख लेना। इसके अलावा ये देख लो मेंडल का वंशानुक्रम का पहला नियम लिखिए, तो मेंडल का पहला नियम कौन सा है, तो पूरा नियम दे दिया उन्होंने एक नंबर। देखो कि जब असमान लक्षणों वाले दो माता पिता के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी प्रभावी लक्षण स्पष्ट होता है, इसी को अप्रभावी लक्षण या छिपा रहता है उसे कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग एक काम करो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। यहाँ से देखो, पहले हिंदी वाले देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये अब आप लोग इनके आराम से पढ़ सकते हैं। अब इंग्लिश वालों को हम बता देते हैं, इंग्लिश वालों के क्वेश्चन है एक साथ और ये उनके आंसर है एक साथ। ठीक है, ये याद रखना कि बॉटनी के फादर जो है वो थियोफेस्टस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? थियोफेस्टस कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। थियोफेस्टस बॉटनी के फादर होते हैं, वो इंपोर्टेंट है। अब यहाँ से हमको आते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए जरा, इसमें से क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहला ही क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, डिफाइन जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स को परिभाषित कीजिए। तो बायोलॉजी की मुख्य शाखा जिसमें अनुवांशिकता और भिन्नता के शारीरिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। द मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच हेरिडिटी एंड द फिजियोलॉजी मतलब शारीरिक ऑफ वेरिएशन मतलब अलग अलग भिन्नता इज स्टडी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है ना, तो जिसमें क्या करा जाता है, अनुवांशिकता और भिन्नता, हेरिडिटी एंड द फिजियोलॉजी का की वेरिएशंस, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है उसका स्टडी करा जाता है, उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। उसके बाद देखिए जरा, विच रूल विच प्रिपेयर्ड बाय मेंडल साहब ने 3 नियम दिए हैं, तीनों के नाम लिख लीजिए। पहला नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके अलावा लॉ ऑफ प्रियोरिटी एंड जाइमेट्स, इसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स यानी कि प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सही वाला, वो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स। तो डेफिनेशन तो हम ऊपर देख चुके हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी एंड इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है ना, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो अनुवांशिक लक्षणों को विरासत का अध्ययन कराती है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। अब बात कर रहे हैं इसकी इंपोर्टेंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको टिक कर लीजिए, क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अपनी बुक वगैरह में टिक करके रखेंगे। ठीक है, जैसे इंपोर्टेंस की बात करते हैं हम, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को आराम आराम से साथ में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला है महद यानी इंपोर्टेंस, जेनेटिक्स का उपयोग मानव जाति को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें लिया है जेनेटिक्स इज द यूज इम्प्रूव्ड द ह्यूमन रेस, मानव जाति को और अच्छा करने के लिए जेनेटिक्स का यूज किया जाता है। दूसरा है genetics has a great role in eliminating genetic disease like night blindness, hemophobia in humans and the animals। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मनुष्य और जानवरों में रतौंधी, हीमोफीलिया जैसे अनुवांशिक बीमारियों को खत्म करने में जेनेटिक्स की बड़ी भूमिका होती है। हमें पता है कुछ बीमारियां जेनेटिक्स होती हैं, जैसे हमारे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जेनेटिक हेयर लॉस है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया को रॉयल बीमारी बोला जाता है क्योंकि जो इंग्लैंड की महारानी वगैरह हैं उनको ये बीमारी है, उनके पूरे खानदान को ये बीमारी है, तो जेनेटिक्स में चली आ रही है। तो अब इसका इलाज जो है वो जेनेटिक्स के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम बात करें, द yield एंड properties of plant have been changed through genetics। मतलब पौधे जो हैं, पौधे कहाँ गया पॉइंट तीसरा वाला, हाँ, जेनेटिक्स के माध्यम से पौधे की उपज बढ़ाई जा सकती है और उनके गुणों में बदलाव लाया जा सकता है। गुण कैसे? जैसे कोई बीमारी लग जाती है उसमें तो उसको कर देंगे, उसमें सूखा रोग लग जाता है, उकटा जैसे बोलते हैं वो लग जाता है, तो इनको बदला जा सकता है। आज हाइब्रिड वेराइटी आ रही है, वो इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा चौथा वाला कि अनाज और सब्जियों की फसलों में सुधार किया जा सकता है ना। सीरियल एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स हैव बीन इम्प्रूव्ड, अनाज वाली उनको ज्यादा
न्यूट्रिएंट्स ज्यादा प्रोटीन्स वाला बनाया जा सकता है ना। तो इनमें क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। पांचवा है प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल्स ब्रीडिंग हैव बीन इम्प्रूव्ड यूज ऑन द जेनेटिक नॉलेज, यानी कि अनुवांशिक ज्ञान के आधार पर पौधे की ब्रीडिंग और जानवरों की ब्रीडिंग में सुधार किया जा सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा दो, है ना, वेरी वेरी मोस्ट लगा दो। चलिए आगे चलते हैं हम। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स ब्रीडिंग इन एनी 4 पॉइंट्स। इन्होंने बोला कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर इन प्लांट ब्रीडिंग इन एनी 4 पॉइंट्स। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है वो समझेंगे, और टिश्यू कल्चर के में जैसे यहाँ देखा, पहले हिंदी में देख लेते हैं कि पौधे की ब्रीडिंग में टिश्यू कल्चर, पौधे की ब्रीडिंग में टिश्यू कल्चर के महत्व को किन्हीं 4 बिंदुओं के लिए लिखिए। तो टिश्यू कल्चर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कल्चर माध्यम में पौधे की कोशिका या ऊतक से एक पूरा पौधा प्राप्त किया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया था ऑब्जेक्टिव में कि इससे क्या होता है, पूरा पौधा बना लिया जाता है। किससे, कोशिका से या फिर ऊतक से। लेकिन इसमें स्टेम सेल का यूज किया जाता है, ये भी याद रखें, स्टेम सेल का यूज किया जाता है, क्योंकि बाकी सेल ये काम नहीं कर सकती। तो स्टेम सेल का यूज किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, टिश्यू कल्चर इज अ मेथड बाय विच अ complete plant is obtained from a plant cell or tissue is called tissue medium या tissue culture। ठीक है, अब इसके इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस देख लो कि इस विधि से रोग मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं, है ना। सफल हाइब्रिडाइजेशन के लिए भ्रूण को संरक्षित किया जाता है। इस विधि से हेप्लॉइड नर उत्पन्न होते हैं। म्यूटेशन का इंडेक्शन और चयन किया जा सकता है। म्यूटेशन का मतलब कि अब क्या होने वाला है। इस विधि में माइक्रो एम्प्लीफिकेशन शामिल है। माइक्रो एम्प्लीफिकेशन भी क्या है, शामिल है। तो याद रखना क्या कह सकता है, इस विधि में माइक्रो एम्प्लीफिकेशन भी क्या है, शामिल है। अब देखिए इसमें सेम टू सेम है, द मेथड प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट, है ना, रोग नहीं होते उनमें ऐसे प्लांट, क्योंकि देखो इसमें किसी भी तरीके के फिजिकल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ रही, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके अलावा द एम्ब्रियो इज प्रोटेक्ट फॉर सक्सेसफुली हाइब्रिडाइजेशन, के लिए एम्ब्रियो को और अच्छा हाइब्रिडाइजेशन के लिए रखा जा सकता है। दिस मेथड प्रोड्यूस एप्लॉइड मेल्स, एप्लॉइड्स मेल को बनाती है ना, दुर्गुणित जिन्हें बोलते हैं। इंडक्शंस एंड सिलेक्शन ऑफ म्यूटेशंस आर क्राइड आउट, मतलब म्यूटेशन के लिए हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं उनका, और उनके सिलेक्शन के लिए बेहतर से बेहतर पौधे हम रख सकते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व माइक्रो एम्प्लीफिकेशन, छोटे छोटे जो माइक्रो एम्प्लीफिकेशन होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या रखेंगे, इंपोर्टेंट रखेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है और उसका इंपोर्टेंस क्या होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर ही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अति 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। क्वेश्चन है भैया, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड एनी 2 मेन ऑब्जेक्टिव। भैया थोड़ी देर पहले हमने प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ा दी है, 2 बार पढ़ा दी है, तो वो याद रखनी है, ठीक है ना। शॉर्ट के फर्स्ट में भी पढ़ाई है और वेरी शॉर्ट के फर्स्ट में भी पढ़ाई है, तो वही रख लेना। अब हम इसके आपको जो है देखो देखो इसमें दिया है कि प्रश्न उत्तर वाले, छोटे उत्तर वाले चौथे प्रश्न का उत्तर देखें। इसमें हम प्लांट ब्रीडिंग के मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे, क्योंकि हम डेफिनेशन देख चुके हैं। क्वेश्चन मिल के आते हैं ना, इसलिए याद रखना इनको। प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य ज्यादा पैदावार वाले पौधे किस्मों को बनाना होता है। जल्दी पकने वाली किस्में विकसित करना, ताकि एक खेत में कई फसलें उगाई जा सकती हैं, ये होता है। प्लांट ब्रीडिंग के जरिए पैदावार के साथ साथ फसल में अच्छी क्वालिटी के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। और कपास, जैसे कि कपास के रेशे को लंबा करना, है ना। इसके अलावा बीमारी प्रतिरोध किस्में विकसित की जाती हैं, ताकि पौधे की बीमारियों में बचाया जा सके। ऐसे पौधे खोजना जो बंजर और उपजाऊ जमीन में भी, मिट्टी में भी उगाए जा सकते हैं। देखो इसमें दिया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू क्रिएट हाई यील्ड प्लांट वैरायटी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा उपज दें, है ना। टू डेवलप्ड इजीली early maturing varieties so that many crops can be grow in a same field। जल्दी से पकने वाली, आपने देखा होगा कई समय पहले, आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हम लोगों ने भी ये देखा है, कुछ समय पहले फसलें होती थी कितने कितने दिन की, 90 दिन की, 120 दिन की, 130 दिन की, 150 दिन तक की। अब फसलें कैसी आती हैं, 60 दिन की, 45 दिन की, यानी कम साइंटिस्टों ने उसका क्या कर दिया, टाइम जल्दी मेच्योर होने वाली वेराइटीज को डेवलप कर दिया गया है। इसके अलावा थ्रू प्लांट ब्रीडिंग
ब्रीडिंग के द्वारा अलोंग विद द यील्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटी इन द क्रॉप्स, मतलब उपज तो बढ़ रही है, साथ में उसकी क्वालिटी को भी एनहेंस करना होता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल में दी, सच एज द ना लेंगनिंग, मतलब उसकी जो है ना कॉटन के फाइबर की लेंथ बढ़ा देना, लंबा धागा कर देना उसका। टू डेवलप डिजीज रेसिस्ट वेराइटी, ठीक है, इनमें से कोई भी 2 या 3 आप लोग याद करेंगे तब भी आपको काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादा याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन अगर बड़ा आ गया तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। भाई साहब ऊपर देख चुके हैं, वही की वही है, ऊपर जो देख चुके हैं हम वही के वही है। प्लांट ब्रीडिंग की आप इंपोर्टेंस लिख सकते हैं। देखो जरा प्लांट ब्रीडिंग, देखो मैं पहले यहाँ देखो देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लेना शांति से, वीडियो को पॉज करके, इसके बाद इनको पढ़ लेना। जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग भिन्न तरीके से उपयोग की जाने वाली ज्यादा पैदावार वाले पौधों को प्राप्त करना होता है, जल्दी पकने वाली फसलों को करना, वो अभी पढ़ा है ना मैंने, वही का वही है, इसलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 4 यूटिलिटीज इंपोर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं आप, तो हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, अंदर आप लोगों को आराम से लिखा हो जाएगा। जैसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की इंग्लिश मीडियम में, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ इन ब्रीड, जो ब्रीड्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाना है, उनमें सुधार लाना होता है। हाई क्वालिटी, मतलब ज्यादा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, हायर यील्ड होनी चाहिए, वो यही बस डेफिनेशन डाल के लिख देंगे, है ना। डिजीज फ्री वेराइटीज, ठीक है, डिजीज फ्री वेराइटीज। देखो फसल सुधारने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का 4 बिंदुओं में स्पष्ट करिए। तो पहले तो नस्ल सुधार, नस्ल सुधार मतलब उनकी ब्रीड वेराइटीज में इंप्रूवमेंट लाना। उसमें आप लिख सकते हो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हो, फलाना हो, खुशबू अच्छी, रंग हो अच्छा हो, ये हो वो, है ना। अधिक उपज, उपज अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उपज होनी चाहिए, रोग मुक्त किस्में होनी चाहिए, इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले बीज होने चाहिए, ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो। वो सेम टू सेम है, इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगला है कि मटर ने अपनी जो है ना मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे से विपरीत लक्षण चुने। कौन कौन से चुनी वो आप लोग आराम से इसको पढ़ लेना एक बार, है ना। मैं बता देता हूँ, 7 है, देखो 7 दिए हैं आपसे, एक नंबर में पूछा जाएगा कि कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। आराम से हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं इनको, यहाँ देख लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप पढ़ेंगे कौन कौन से। व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन द रीजंस। भाई साहब इस पे लगाइए वेरी वेरी मोस्ट, कि मेंडल साहब ने जो है मटर के पौधे को क्यों चुना। तो पहले मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ, आप लोगों का दिल गड़न गड़न हो जाएगा कि सर मजा आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है, इसको वेरी मोस्ट लगाइए, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है ना, जड़ी बूटी है, इसलिए संकरण के परिणाम कम समय में प्राप्त हो जाते हैं। ये ऐसा मत लिखो, जड़ी बूटी बड़ी बूटी मत लिखो, ये गलती से लिखा हो गया होगा यहाँ पे। मटर का पौधा 1 वर्षीय है, इसलिए संकरण के परिणाम से कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। मटर के फूल उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब होता है बायसेक्सुअल, है ना, एंड सेल पॉलिनेटेड होते हैं, इसलिए भी हमेशा स्वच्छ लक्षण दिखाते हैं। सेल पॉलिनेटेड होते हैं, बायसेक्सुअल हैं, अलग अलग हैं, और सेल पॉलिनेशन करते हैं। अब है ना, सेल पॉलिनेट करते हैं यानी कि स्वपरागत होते हैं, इसलिए उनमें दूसरे जो है ना गुण नहीं जा सकते। इसके अलावा मटर के फूल में कृत्रिम साधनों की आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। अब वो खुद से तो सेल पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें अपनी मर्जी से, अपने आप नहीं करेगा वो, अगर हम चाहें तो क्या हो सकता है, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। तो अगर हम चाहें कि हमको ये वाला गुण देखना है तो क्रॉस पॉलिनेशन करवा दो। इसके अलावा मटर के फूलों की पंखुड़ियां तितली के आकार की होती हैं, इसलिए ये पंखुड़ियां मटर के फूल में रिप्रोडक्टिव अंडों को पकड़कर रखती हैं, इसलिए सेल पॉलिनेशन होता है। इसलिए क्या होता है, सेल पॉलिनेशन होता है ना, यही है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन से मिलने वाले हाइब्रिड हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। मतलब हाइब्रिडेशन के लिए जो पौधे नए मिलेंगे आपको, वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हर पौधे में संभव नहीं है, लेकिन मटर में ये क्या है, संभव है। इसलिए इन्होंने क्या किया, पी प्लांट को सिलेक्ट किया। देखो यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को कि पी प्लांट इज एनुअल हर्ब्स, मतलब जड़ी। सो इज द रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडेशन विद ऑपनेट एंड अ शॉर्ट टाइम, जल्दी हो जाता है। आपको ऐसे पौधे में कर लेते जिसमें 5 साल बाद पता चल रहा है, जब तक मेंडल साहब ही निपट गए, है ना। तो जल्दी चाहिए ना, जब भी तो ज्यादा ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा पी फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड सेल पॉलिनेटेड, so always so true characteristics used to experiment
मतलब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, उनका सही और सटीक रिजल्ट आ रहा है कि सेल्फ पॉलिनेटेड है। पी फ्लावर्स कैन इजीली क्रॉस पॉलिनेटेड बाय द आर्टिफिशियल मींस, अगर हम चाहें तो आर्टिफिशियल करवाना चाहें तो आर्टिफिशियल भी आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इसमें सांप मिलता है, ये मिलता है, इसको लिख लेना। हाइब्रिड ऑपरेट थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज फुलफिल कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन, कि जो नई हाइब्रिडाइजेशन से पौधे मिल रहे हैं, बीज मिल रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम है, मजबूत है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, पढ़ लेना भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, मेंडल्स के स्वतंत्र वर्गीकरण या स्वतंत्र अवयव के नियम को बताइए। तो ये आप लोगों के सामने इंग्लिश में है, ये आप लोगों के सामने हिंदी में, पढ़ लेना प्लीज। अगला क्वेश्चन है राइट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड हेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट, एक बार देख लो। ये तीनों लॉ मैं आपको बताऊं ना, इससे पहले वाला ये लॉ था, ये वाला लॉ इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आप लोगों को, कुछ नहीं है उनमें। ये वाला क्वेश्चन है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें, मेंडल के वंशानुक्रम के प्रभुत्व का नियम लिखी, पहले हिंदी में समझ लो, आप लोगों को समझ में आएगा। प्रभुत्व के नियम को व्याख्या कीजिए। प्रभुत्व का नियम, प्रभुत्व का नियम मतलब प्रभावी नियम जिसे बोलते हैं। जब अलग अलग लक्षण वाले दो माता पिता के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में हाइब्रिडेशन संतान पैदा होती है। पहली पीढ़ी यानी कि F1 में प्रभावी लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं और अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। जबकि मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी F1 में पैदा हुए सभी मटर के पौधे हाइब्रिड यानी कि लंबे पैदा हुए। अब इसमें कुछ नहीं है, तो 10 बार समझा चुका हूं, फिर भी सुन लो। इसमें क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू पेरेंट्स विद द डिफरेंट ट्रेट्स, if cross is done then hybrid offsprings are produced in a फर्स्ट जनरेशन, जो पहली जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन को हम बोलते हैं F1 इन द डोमिनेंट ट्रेट्स बिकम क्लियर, जिसमें डोमिनेंट्स प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, एंड द रिसेसिव यानी कि जो छिप जाएंगे, कौन से वाले, जो कमजोर ट्रेट्स हैं, रिमेन्स द हिडन। व्हेन मेंडल क्रॉस प्योर टेल एंड प्योर ड्वार्फ पी प्लांट्स, ऑल द पी प्लांट्स हाइब्रिड जो आएंगे उनमें प्रोड्यूस द फर्स्ट जनरेशन F1 बेल टेल लंबी। सुनो क्या है, जैसे मेंडल साहब ने एक लिया शॉर्ट बौना पौधा, दूसरा पौधा मेंडल साहब ने लिया लंबा, ये वाला लंबा है, टेल है, ये वाला शॉर्ट है। अब मेंडल साहब ने इनके बीच में करवाया क्रॉस, तो इसमें आपको पता है कि ये आना चाहिए, ये आएगा गुण, इसको बोलेंगे हम F1, क्या बोलेंगे F1। लेकिन F1 में सिर्फ यही वाला गुण दिखाएगा, ये वाला गुण दिखाएगा, मतलब लंबा पौधा दिखाई देगा, छोटा बौना के जो गुण थे वो हिडन हो जाएंगे, छिप जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे भैया। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोड़ दो मत पढ़ो, कितने क्वेश्चन पढ़ोगे ऐसे। एक्सप्लेन एनी फोर डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देखो भैया, ये बचपन से याद करते आ रहे हो, पढ़ लो, टाइम खराब मत करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है हमको, ये आप लोग यहाँ पे देख लो, इसको सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक बार याद करके जाना। हिंदी मीडियम वाले देख लेना, ये स्वपरागण यानी कि स्वपरागण है और ये क्रॉस परागण है, पर परागण है। इन दोनों को बढ़िया आप लोग कॉपी में लिख लो और आसानी से इनको याद कर लो, ठीक है। ये जीनोटाइप फिनोटाइप को याद मत करो, छोड़ दो बस। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चन अगले मिलेंगे। कोई ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, ये फोर मेंस रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, तो मेंडल की सक्सेस के कोई 4 नियम लिखिए, ये वाला आप लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो। और आप लोग आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्या है कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण वंशागति का अध्ययन किया, उन्होंने अपने प्रयोग सावधानी पूर्वक किए और प्रयोग को पूरा रिकॉर्ड किया, मतलब रखा, उनको लिखा। उन्होंने अध्ययन के लिए ऐसे पौधे चुने जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी लक्षण के दोनों विपरीत लक्षणों वाले पौधों की संख्या अलग अलग गिनी। उन्होंने अपने प्रयोग का अध्ययन F2 से लेके F3 पीढ़ियों तक किया, इसलिए मेंडल साहब सक्सेस हुए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ही स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन ट्रेट्स इन अ टाइम, एक टाइम में एक गुण को पढ़ा, है ना। ही क्राइड आउट द हिज एक्सपेरिमेंट केयरफुली एंड कीप कंप्लीट द रिकॉर्ड, है ना। द एग्जामिनेशन में जो पूरा रिकॉर्ड था उसको रखा। ही सिलेक्ट द प्लांट्स फॉर स्टडी, देन वी आर द जेनेटिकली प्योर, वो जेनेटिकली प्योर हैं, ऐसा भी इनको ध्यान रखा उन्होंने। ही
counted the numbers of plants with the both of opposite traits of any traits separately in each generation. each generation का अलग अलग रिकॉर्ड उन्होंने रखा. he study his experiment F2 and F3 जनरेशन. F3 जनरेशन तक रखने से क्या मतलब मिला उनको, उससे उनको ज्यादा से ज्यादा लक्षण देखने को मिले. इसके अलावा ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने देखा कि कौन से में कितने गुण अलग हो रहे हैं, कितने गुण आ रहे हैं, ये सब चीजें उन्होंने अच्छी तरीके से स्टडी करी. ठीक है, इसलिए इनको क्या मिली, सक्सेस मिली. अब ये हमारे बात खत्म हो गया, इसके बाद कोई जनेंगे. बाकी आप चाहें तो और क्वेश्चंस भी जितने आप पढ़ सके पढ़ लीजिए. मेरी तरफ से इतने क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए. ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, गारंटी ये है कि इनमें से पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% पेपर में देखने को मिलेगा जितना मैंने पढ़ा है. लेकिन अगर आप ज्यादा ही ऐसे हैं कि आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन जो जितने की जिनके भी ये डेट डली है ना, जिनको हमने नहीं पढ़ा है, डेट डली है, उनको आप लोग जो ज्यादा परसेंटेज बनाने की सोच रहे हैं वो देख लिए, उनको पढ़ लें. ठीक है, अब हमका लास्ट चैप्टर हमारा बायोलॉजी का आता है, वो है इंसेक्ट एग्रीकल्चर, यानी कि जिनको हम बोलते हैं एनाटोमोलॉजी. एनाटोमोलॉजी जिसको हम बोलते हैं कीड़ा विज्ञान. क्या बोलते हैं, कीड़ा, खेलने वाला कीड़ा नहीं, कीड़ा जो होते हैं ना, ऑर्थोपोडास वो. ठीक है, चलिए इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसमें से आप लोगों को मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव अगला देखने को मिलेगा, मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे. तो इसके हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे फटाफट, लेकिन इंपोर्टेंट है ना. इसमें क्या क्या पढ़ना, देखो हनी भी पढ़ना है हमको. किताब बहुत शानदार है, आप लोगों किताब जिनके पास है भाई साहब आप लोग पढ़ लो, मजाक नहीं कर रहा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस किताब से. इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस इसके, लेग इंसेक्ट है ना, कॉकरोच है ना, इसके अलावा अर्थवॉर्म, बस यही पढ़ना है बस. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, और मैं अपनी किताब उठा लेता हूं, कभी कभार फंस जाए तो. ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सिल्क बॉर्म रेयरिंग इज कॉल्ड, रेशम के कीड़े के पालने को क्या कहते हैं. तो इसको सेरिकल्चर कहते हैं. बचपन तक याद रहना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, शहरी कल्चर बोलते हैं. आप लोगों को इसका आंसर आना चाहिए. क्या बोलते हैं भैया, सेरिकल्चर बोलते हैं. ठीक है, सेरिकल्चर. रेशम के कीड़े को पालन को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम याद रखना है. दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, निम्नलिखित में से किस जानवर में श्वसन अंग नहीं होता है. तो कॉकरोच में नहीं होता है, फिश में नहीं होता है, अर्थवॉर्म में नहीं होता है, या फ्रॉग जिसे हम बोलते हैं फ्रॉग को हम क्या बोलते हैं, मेढक बोलते हैं, किसमें नहीं होता है. तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि अर्थवॉर्म यानी कि केंचुए में ये नहीं होता है. केंचुए में श्वसन अंग नहीं पाया जाता है, वो स्किन के द्वारा श्वसन लेता है. द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, तो आप लोगों को पता है अर्थवॉर्म किसान का मित्र है केंचुआ, याद रखना इसको. फ्रॉम विच इंसेक्ट इज द थ्रेड ऑफ फॉर वीविंग क्लॉथ्स ऑब्टेनिंग, मतलब इनमें से किस जानवर को पाला जाता है कपड़े बुनने के लिए धागा किस कीड़े से प्राप्त किया जाता है. आपको पता है रेशम, सिल्क, इसमें क्या दिक्कत है, कॉकरोच थोड़ी देगा, है ना. द कंट्री विच प्रोड्यूस द मोस्ट लाख इज, लाख उत्पादन में सबसे इंपोर्टेंट कंट्री कौन सी है, तो वो है भारत, इंडिया. भैया हमारे यहाँ इतनी लाख पैदा होती है कि शकुनी मामा ने पांडवों को मरवाने के लिए लाख का घर बनवा दिया था. समझ गए, इस वजह से याद रखिए कि पहले नंबर पे कौन आएगा, इंडिया आएगा. पहले नंबर पे कौन आएगा, फर्स्ट पे इंडिया आता पूरे वर्ल्ड में, है ना. क्योंकि इतना हमारा घर बना दे रहा है, लाख से अंदर लगा हुआ कितना होगा, पूरा का पूरा राजमहल बना दिया था. ठीक है, अगला देखिए एपीकल्चर इज द रिलेटेड टू, तो एपीकल्चर होता है आप लोगों का मधुमक्खी से, किससे होता है, बी से. बी मतलब हनी बी. ठीक है, इससे इसके पालन क्या बोलते हैं, एपीकल्चर. सेरिकल्चर किसके को बोलते हैं, दोबारा से कमेंट करके बताइए, सेरिकल्चर किसके पालन को बोलते हैं, फिर बढ़ाया ऊपर. Which of the following is a social insect, termite. टर्माइट जो है वो इज अ सोशल, सामाजिक कीट है, दीमक. याद रखना सामाजिक कीट का मतलब क्या है, राजा होगा, रानी होगी, फैमिली मेंबर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, फलाना होगा ढंग का, पूरा साम्राज्य. समझ गए, इसको बोलते हैं फैमिली, सोशलिस्ट, है ना. तो ये कैसे होते हैं, सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक कीट होते हैं. इसके अलावा विच इंसेक्ट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल ऑफ क्रॉप्स, ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल है क्रॉप के लिए, तो भैया टिड्डा लग रहा है मुझे, तो इसका आंसर चेक करने दो. 8वें का ए, टिड्डा. आप लोगों को पता है कुछ समय पहले, अभी 1-2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, टिड्डी आई थी इंडिया के अंदर. जिस गांव में टिड्डी घुसती थी
और गांव से उस तरफ निकलती थी तो उस गांव में फसल नहीं बचती थी भाई, पूरा पौधा तना तक उसका सिर्फ जड़ बचती थी, तना पत्ती फल सब खाते थे 15-20 मिनट में। और मतलब आधे एक घंटा लगेगा इधर से घुसने में, उधर निकलने में आधे एक घंटा लगेगा, आधे एक घंटे पूरा गांव का गांव साफ। अभी एक वेब सीरीज भी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, मिट्टी, है ना, मिट्टी, ये मिट्टी वेब सीरीज थी, उसको आप देखना, उसमें भी टिड्डियां आती हैं तो वो पकड़ते हैं जाल वगैरह से, देखा करो इन चीजों को। अब मत देखना लेकिन भैया, अभी मत देखना, पेपर देने के बाद देख लेना, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टिड्डा किस फाइलम का सदस्य है ना, ग्रास ऑफर इन अ मेंबर ऑफ विच फाइलम। तो आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया, ऑफलाइन वालों को तो अच्छी तरीके से आंसर आता होगा, जल्दी से कमेंट मारिए। ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे होंगे, अगर ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं तो जल्दी से क्या करिए, इसका दीजिए। जितने भी कीड़े होते हैं, देखो जितने भी कीड़े होते हैं वो सबके सब ऑर्थोपोडा में आते हैं। किसमें आते हैं? ऑर्थोपोडा में, जितने भी कीड़े हैं। बस याद रखना कि अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म जो है ये ऑर्थोपोडा में नहीं आता, ये एनिलिडा में आता है। किसमें आता है? एनिलिडा में। याद रखना ये एनिलिडा में आता है, ये इसको भी याद रखना, ठीक है। अब देखो, हु डिलीवर्स CO2 इनटू द कॉकरोच, कॉकरोच टिश्यू, कॉकरोच के टिश्यू में O2 कौन पहुंचाता है ना, कॉकरोच टिश्यूज, कॉकरोच के टिश्यूज में कौन पहुंचाता है? O2, मतलब ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो इनके अंदर जो श्वसन अंग होगा वो पहुंचाता है, और इनका जो श्वसन अंग है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रैकी। ट्रैकी होता है इनके अंदर, वाह यार, ये तो अपने अंदर भी होता है। चलिए, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ कॉकरोच। सलाइवा, कॉकरोच की सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइपेज तो हमें होता है, तो इनमें भी क्या लाइपेज होता है क्या? इसका ऑप्शन है डी, एमाइलेज। ओ माय गॉड, एमाइलेज भी होता है हमें लाइपेज और एमाइलेज दोनों होते हैं, इनमें एमाइलेज भी होता है, वेरी गुड, है ना। तो ये होता है, एमाइलेज होता है, किसमें? कॉकरोच में एमाइलेज होता है। उसके बाद चलिए, बाइसेक्सुअल एनिमल है तो इसमें तो अर्थवॉर्म आना चाहिए, और वह लिंगी कौन है? अर्थवॉर्म है इनमें से। तो अर्थवॉर्म इज अ मेंबर ऑफ विच फाइलम, तो एनिलिडा होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं भैया, कहीं गलती तो नहीं हो गई, बिल्कुल सही बात है, एनिलिडा है, मैं आप लोगों को उसी बताया हूं। Which of the following insect has the ability to digest cellulose? सेलुलोज है ना, तो सेलुलोज की अगर हम बात करें तो उसमें ऑप्शन आएगा सी, टर्माइट्स। कौन आएगा? टर्माइट, यानी कि दीमक। उसके बाद द फंक्शन ऑफ द अर्थवॉर्म्स ट्रांसमीटर इज, है ना, तो अर्थवॉर्म के ट्रांसमीटर को हम क्या कहते हैं? 15वां चैप्टर, 15वें का आंसर अगर हम देखें तो 15वें का आएगा आप लोगों के सामने सी, भोजन को पीसना, है ना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, इस कल्चर में आता है अर्थवॉर्म। द मेन फंक्शन ऑफ, कौन है ये? क्लेक्टेम, क्लेक्टिम्स इज द अर्थवॉर्म इज, एक क्लेक्टिंग ऑर्गन होता है केचुए के अंदर, उसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है भैया ऑप्शन नंबर सी, कुकुन का निर्माण करना। क्या करना? फॉर्मेशन ऑफ कुकुन। इसके अलावा द मेन फंक्शन ऑफ द क्वीन बी इज एग इम्प्लिकेशन, है ना, एग ही होगा इसमें, ये वाला ए, अंडे देने का काम करती है भैया रानी मक्खी, इसका कोई काम नहीं होता। द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी, हनी बी का साइंटिफिक नाम क्या है? एपिस इंडिका। क्या नाम होता है इसका? एपिस इंडिका। आप मुझे बताइए, बोम्बेक्स मोराई किसका साइंटिफिक नाम है? ठीक है, और लेसिफर लक्का किसका नाम है? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस इंडिका। फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ टर्माइट, टर्माइट का एलिमेंट्री कैनाल्स जो होता है वो आप लोग देखोगे तो वो कहलाएगा ट्राइबेनिफा, ट्राइबेनिफा ऐसे करके नाम से है, इनको याद रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके अलावा सिल्क ट्रेड इन अ मेल ऑफ, रेशम का धागा बना होता है सेलुलोज का, प्रोटीन का, वसा और तेल का, काइटिन का। सेलुलोज का, किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का जो होता है इसका नाम होता है फेरिटीमा पोस्टुमा, फेरिटीमा पोस्टुमा इसका नाम होता है। साइंटिफिक नेम याद रखना, साइंटिफिक नेम से जाएगा क्वेश्चन, है ना। हनी बी इज अ ऑप्टेनेट फ्रॉम, क्या करती है ना, हनी इज द ऑप्टेट फ्रॉम द बी। अरे शहद कहां से मिलती है? मधुमक्खी से मिलती है, ये कोई क्वेश्चन है क्या ना। इसके अलावा लैक इंसेक्ट इज अ मेंबर ऑफ विच फाइलम, तो ऑर्थोपोडा,
ये भी ऑर्थोपोडा का ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कीड़ा है तो ऑर्थोपोडा में आएगा। कौन सा 23 का आंसर है डी ऑर्थोपोडा। जितने भी कीड़े हैं, अकेला याद रखना केंचुआ, इस चैप्टर का केंचुआ अकेला जो है वो एनिलिडा में आएगा, बाकी सब ऑर्थोपोडा में आएंगे। लाख कीड़ा किस सदस्य है, तो ऑर्थोपोडा का सदस्य। विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑक्योर इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो अर्थवॉर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन होता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल होता है ये, इसमें एक तरफ मादा एक तरफ मेल, मतलब एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, एक ही शरीर में होते हैं, है ना। राइट एंड इज कॉल्ड बाय द नेम, व्हाइट एंट जो होती है वो किसको जानते हैं, टर्माइट को जानते हैं। सफेद चींटी के नाम से दीमक को जाना जाता है, ठीक है। यूज इन द मेकिंग टेनिस एंड बैडमिंटन कोर्टेज जो होते हैं, यानी टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, दीमक की मिट्टी का। किसकी, टर्माइट्स सॉइल जो होती है, मतलब मिट्टी जो जहां पे वो होती है ना टर्माइट, तो वो मिट्टी को भुरभुरा कर देती है, तो उस मिट्टी का यूज करा जाता है इनको बनाने के लिए। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम भाई साहब बहुत तगड़ा है, इसका नाम होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना अंग्रेज है भैया, ये पेरीमेटेना अमेरिकाना अंग्रेज है, अमेरिका से आया है। फेरिटीमा पोस्टुमा केंचुआ है, केंचुआ है, ठीक है ना। एक कौन है, केंचुआ है, इनके नाम का ख्याल रखने। कोकुन इज द फॉर्मेट बाय, कोकुन किससे फॉर्मेट होता है, कुकिंग अर्थवर्म से बनता है, किससे बनता है, अर्थवर्म, केंचुआ। कोकुन केंचुए संबंधित है। हेक्सापोडा मींस, हेक्सापोडा का मतलब क्या होता है, हेक्सापोडा का मतलब क्या होता है, तो हेक्सापोडा का जो मतलब होता है वो होता है वन हु हैज 6 लेग्स, जिसमें 6 टांगे हों। हेक्सापोडा का मतलब क्या होता है, जिसमें 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ इंसेक्ट इज, साइंटिफिक नेम ऑफ इंसेक्ट लैक इंसेक्ट ना, लेसिफर लक्खा, कहां गया लेसिफर लक्खा, ये होता है लेसिफर लक्खा, ठीक है। इनका नाम, लाख कीड़े का नाम होता है लेसिफर लक्खा। भाई साहब ये 30 के 30 आप याद कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं जाएगा। और वो करने के बाद क्या करोगे, वो सेम टू सेम यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो इनको पढ़ना है, एक बार देख लो, सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। वही के वही जो बात, देखो अर्थवर्म इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको पता ही है कहाँ क्या होता है, ये सब इनके आंसर है। इंग्लिश वालों का हो गया, अब जल्दी से हिंदी वाले इनकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखो ये सब जल्दी से ले लो, ठीक है। इनको मतलब पॉज कर करके देख लेना, इसके आंसर ही है, कुछ नहीं है। ये दो चीजें आप लोगों को देखनी है, ये ट्रू फॉल्स आप देख लोगे आराम से, क्योंकि आपको बताऊं ना, मैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ ना भैया, वही का वही है, ये इसके आंसर है ट्रू फॉल्स के इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाएंगे, क्योंकि अलग से टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ लगा रहूंगा, आप लोग बार बार से इनको पढ़ते रहेंगे। रेशम कीट का नाम देखो, ये सब ये देखो पूरा लेसिफर लक्का, ये पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच होता है, सफेद चींटी डिम्बो होती है, दीमक होती है, ये सब देखते रहो बस, आराम से इनको देखो, इनके आंसर आपको लिंक पे मिलेंगे। वीडियो को थोड़ा रोक रोक के आराम आराम से देखते रहिए, ठीक है। ये देखो पूरी की पूरी जोड़ी आपको फिर मिल गई, ये वन वर्ड मिल गए। वन वर्ड के बाद अगर आप देखोगे तो आप लोगों को कुछ देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसके आंसर मिल गए। वन वर्ड हिंदी मीडियम वालों के वन वर्ड मिल गए, ठीक है ना। कैटरपिलर लार्वा की लाल ग्रंथियों से क्या बनता है, ये यार सब वही के वही है, सिल्क बनाता है। पॉस्टिमा पेरिस्टोमिना शरीर के किस भाग में पाया जाता है, ये सब केंचुए के हैं, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। इनके आंसर अब देखो, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, इनमें से एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं आएंगे इसमें से क्या आने वाला है भैया, तो इसमें से ओनली 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 ऑन एक नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो का समय यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को वाकई में बेनिफिशियल लगा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताना, और अगर आप लोगों ने आज इस वीडियो में 50 प्लस कमेंट कर दिए कि केमिस्ट्री की एक वन शॉट वीडियो जिसमें केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हम कवर कर लेंगे, अगर आप करते हैं ऐसा 50 प्लस कमेंट आप लोगों के इसमें आने चाहिए, तब मैं आप लोगों के लिए एक मस्त वीडियो केमिस्ट्री की बना के दूंगा, जिसमें पूरी केमिस्ट्री, जैसे हमने बायोलॉजी कंप्लीट की है, उसमें हम एक ही वीडियो में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, और वेरी 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 मोस्ट अकेले करेंगे, फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे, जिनमें से क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, सभी दोस्तों से बोलिए वो कमेंट करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री की वीडियो में।